पहले तो घर में घुसकर मारपीट किया और जब पुलिस में एफआईआर हुई तो घर छोड़कर फरार हो गई। जब घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा हो गई तो विक्टिम कार्ड खेलने लगी और रो रो कर गुहार लगा रही है। वाराणसी में कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोशनी जायसवाल पर गंभीर आरोप है। अब वाराणसी की अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं उन्होंने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। रोशनी जायसवाल सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा है। वे अपनी राजनीतिक और निजी जिंदगी से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया पर साझा करती रही हैं और हाल ही में स्थानीय युवक के साथ हुए विवाद में उन्होंने युवक पर रेप और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया था। अदालत में यह मामला टिक नहीं सका और उनके पति कुशल जायसवाल समेत 5 लोग इस केस में 40 दिनों से जेल में बंद हैं। वहीं रोशनी खुद फरार चल रही हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न तो कोर्ट में पेश होने की कोशिश की और न ही किसी प्रकार का स्टे ऑर्डर प्राप्त किया, यानी खुद को कानून से ऊपर मानकर चलती रही हैं। इस घटनाक्रम के बाद अदालत ने अब उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। हालांकि कुर्की आदेश जारी होते ही रोशनी कुशल जायसवाल एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने के मूड में आ गई। रोशनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें वह माफी मांगते और मदद की गुहार लगाते हुए नजर आई। वीडियो में रोशनी ने कहा, एक थप्पड़ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मदद करिए। ये वही रोशनी जायसवाल है जो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां करती रही हैं। अब लोग रोशनी की पुरानी वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो 15 सितंबर को शेयर करते हुए रोशनी की जमकर हौसला अफजाई की थी और लिखा था, हम सभी किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। हमारी कांग्रेस की नेता को खुलेआम बलात्कार की धमकी देना, वो भी कई बार, ये सबसे बड़ी हिंसा है। वो हिंसा इससे भी बड़ी हिंसा है जो रोशनी अपने परिवार के साथ इस लिखित बलात्कारी के साथ कर रही है। हालांकि रोशनी ने जो कुछ किया वो मामला कोर्ट में है और फिलहाल वो फरारी काट रही है, लेकिन उनके पुराने पाप भी सामने आ रहे हैं। शिव शर्मा नाम के एक्स यूजर ने उसके दूसरे ही दिन सुरेंद्र राजपूत से पूछा था कि जिस तरह से रोशनी कांग्रेस के पक्ष में बोलती हैं और अभद्र टिप्पणियां करती हैं, क्या वो इनके संस्कार है? ये रोशनी जायसवाल कई बार भारत सरकार सेना पर उंगली उठा चुकी हैं। उनका एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारत माता को बेहद गलत तरीके से दिखाया था। उन्होंने कथित तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इस तस्वीर में दिखाया था और मणिपुर को लेकर ये पोस्ट भी किया था। हालांकि ये पोस्ट कथित तौर पर अब डिलीट किया जा चुका है। रोशनी जायसवाल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद को कांग्रेस का प्रवक्ता भी बताया। बहरहाल सोशल मीडिया पर कांग्रेसी इकोसिस्टम रोशनी के बचाव में उतर चुका है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। अदालत का कुर्की आदेश स्पष्ट संकेत है कि कानून के नजर में सभी बराबर हैं। देखना यह है कि रोशनी कानून का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण करती हैं या फिर सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए फरारी काटती रहेंगी। वैसे कांग्रेस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। एक हार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मराठवाड़ा और विदर्भ की सीटें बिना पूछे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बांट लिया। ए भाई साहब नाराज हो गए और बैठक से बाहर निकल आए, पर कोई मनाने नहीं गया। वैसे तो कहा जाता है कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन अल्लाह का यह बंदा महाराष्ट्र में सीटों की कुर्बानी देने के पक्ष में नहीं, बल्कि सीधे सीधे धमकी दी है कि 5 सीटें 2 नहीं तो 25 पर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर असहमति बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी की मांगों को नजरअंदाज कर उसे ठेंगा दिखाया जा रहा है। सपा ने एमबीए से 5 सीटें, धुले सीटें, भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल और मानखुर्द की मांग की थी। हालांकि 26 अक्टूबर 2024 को एमबीए के प्रमुख दलों ने इन सीटों पर सपा की जगह अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिससे सपा नेतृत्व में नाराजगी फैल गई है। वैसे इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव को हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस में ठेंगा ही दिखाया है और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि वो कोई राजनीतिक बलिदान नहीं देने वाली। सहमति बनी तो ठीक, वरना अपने संगठन वाले इलाकों में सपा अकेले चुनाव लड़ेगी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर भारी माथापाची हो रही है, तो दूसरी ओर सीटें कम होने के चलते कांग्रेस में टिकट बंटवारे से लेकर आंतरिक बगावत होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह कांग्रेस के लिए टेंशन इसलिए भी क्योंकि पार्टी की एक प्रत्याशी ने अपना टिकट ही वापस कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन एमवीए के तहत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच 85 सीटों का फॉर्मूला बना है। कांग्रेस पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 87 नाम है। मतलब साफ है कि पार्टी अपने कोटे के सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर टेंशन सामने आ रही है। पार्टी के नेता सचिन सावंत ने अपना टिकट ही वापस कर दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत बेबाक बोल के लिए हमेशा जाने जाते हैं और वे अपनी मनपसंद सीट न मिलने से नाराज है। सचिन सावंत को कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट सीट से टिकट दिया, लेकिन वे यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि वे बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सचिन सावंत ने कहा कि मैं वहां से लड़ना चाहता था, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी पार्टी के खाते में चली गई। मैंने अंधेरी पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी नहीं मांगी थी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी रमेश चेन्नतला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इसमें 29 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। सांसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन शनिवार 26 अक्टूबर को किया गया और इसमें कई प्रमुख नेताओं को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बना है राहुल गांधी का नाम न होना, जो पहले विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। कांग्रेस और लोकसभा विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी का समिति में स्थान न मिलने से राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के स्थान पर अन्य प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। बता दें कि इस नई संरचना में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सूले को रक्षा विभाग, पी चिदम्बरम को वित्त विभाग और प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा जया बच्चन को विदेश मामलों की समिति और मनीष तिवारी को भी विदेश मामलों की समिति में शामिल किया गया। कन्नी मोजी को रक्षा मामलों की समिति में जगह दी गई। राहुल गांधी का समिति से बाहर होना यह संकेत देता है कि राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ आ सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में विपक्ष किस प्रकार अपनी रणनीति तैयार करता है और क्या राहुल गांधी पुनः किसी महत्वपूर्ण भूमिका में वापस लौटेंगे। यह पुनर्गठन न केवल राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाने का काम करेगा, बल्कि यह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों का भी संकेत है। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को संसदीय समितियों का गठन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रक्षा समिति की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं कंगना को आईटी समिति का सदस्य बनाया गया था। कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को महिला शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य मामले की समिति की अध्यक्षता दी गई थी। वहीं संविधान और आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के बयान को लेकर एक बार फिर किरकिरी हो रही है। दरअसल उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, वो दिन अब दूर नहीं जब आरक्षण खत्म हो जाएगा। दरअसल पटोले ने बीजेपी को आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी बताया। पटोले ने लोकसभा में अध्यक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान का भी समर्थन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में मोदी सरकार सभी SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस के कार्यकाल में ही भारत में 2 संविधान लागू थे, मतलब कश्मीर के लिए अलग संविधान और बाकी भारत के लिए अलग संविधान लागू किया गया था। कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी पूरे भारत में एक ही संविधान लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में ही दलितों पर अत्याचार की सबसे अधिक घटनाएं हुई। संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय को कांग्रेस हमेशा केवल चुनाव तक ही इस्तेमाल करती आई है। संविधान का जिक्र करके और समय आने पर संविधान खतरे में होने का नारा देकर कांग्रेस ने समय समय पर सत्ता हासिल की, लेकिन संविधान का सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को महाराष्ट्र में MBA सहयोगियों के बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूले से खुश नहीं होने की खबर आई और कहा गया कि सीट को फाइनल करके मीटिंग को राहुल गांधी छोड़कर बाहर निकल गए। इसी मामले पर शिवसेना UTB के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन में कोई नाराज नहीं है, किसी के बीच मनमुटाव नहीं है, सभी बातें निरर्थक हैं। कुछ सीटों पर मतभेद जरूर है, लेकिन वहां सहमति को लेकर काम चल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को तेज खुजली और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उनको दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिलहाल डॉक्टरों द्वारा उनका चेकअप किया जा रहा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि उनको पहले कभी भी सांस लेने में दिक्कत या खुजली जैसी समस्या नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या की मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के चलते सचदेवा की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर जांच कर रहे हैं कि कहीं इसी वजह से तो उनको इन्फेक्शन नहीं हो गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 24 अक्टूबर को वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में यमुना के पानी में बढ़ते प्रदूषण की ओर आम आदमी पार्टी की सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाकर विरोध जताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली की नई सीएम आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वहां आकर यमुना के पानी का निरीक्षण करने की चुनौती भी दी थी। इसके लिए उन्होंने कटाक्ष स्वरूप यमुना के किनारे रेड कारपेट बिछवाई थी और 2 कुर्सियां रखी गई थी। एक कुर्सी पर सीएम आतिशी और दूसरे पर केजरीवाल के नाम की पर्ची भी चिपकाई गई थी। सचदेवा ने कहा था कि हमने रेड कारपेट की व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि जो लोग शीश महल में रहते थे उन्हें रेड कारपेट की आदत हो गई है, क्योंकि वे शाही लोग हैं। इसी के साथ हमने 2 कुर्सियां की व्यवस्था इसलिए की क्योंकि यह परंपरा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद शुरू की, इसलिए अगर वे आती हैं तो उन्हें 2 कुर्सियों की आवश्यकता होगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बरसते हुए कहा था कि पूर्व सीएम को 8,500 करोड़ रुपए का हिसाब देना चाहिए जो केंद्र सरकार ने मां यमुना की सफाई के लिए दिए थे। वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर भी लिखा, दिल्ली सरकार के मंत्री आपका गोपाल राय ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है यमुना जी की सफाई। छठ पूजा नजदीक है और हमारी माताएं बहनें जो यमुना जी में भगवान सूर्य की आराधना करने या सूर्य को अर्घ देने जाएंगी, वे किस तरह से मां यमुना में डुबकी लगा पाएंगी। मेरी एक डुबकी ने बता दिया कि आपकी भ्रष्ट सरकार ने मां यमुना का क्या हाल कर रखा है। मैं अपनी दिल्ली की माताओं बहनों और समस्त दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जब हमें इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति लेनी होगी। केजरीवाल द्वारा प्रायोजित इस भ्रष्टातंत्र का अंत हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर केजरीवाल का एक वीडियो भी शेयर कर लिखा, केजरीवाल का नाटक मंच, सुरक्षा में 2 राज्यों की पुलिस और आपके गुंडे। केजरीवाल खुद को दिल्ली की लाल, कभी हरियाणा का लाल बताते नहीं थकते। भाषण में जनता से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ने के सपने बेचते हैं, लेकिन केजरीवाल का डर देखिए। एक तरफ पंजाब पुलिस की सुरक्षा तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अभेद सुरक्षा, उसके बाद आपके गुंडों का घेरा और अब काले कपड़ों में जनता के बीच बाउंसर तैनात किए गए। सवाल नहीं पूछ सकते, काले झंडे दिखाने पर उसे जानलेवा हमला बता देते हैं। केजरीवाल जी इतना डर क्यों? काश कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ काम किया होता तो शायद ऐसे डर डर कर जीना नहीं पड़ता। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना सरकारी बंगला नहीं मिलने का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास भी खाली कर दिया था, जिसके बाद वह अपनी पार्टी के एक सांसद के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए एक सरकारी बंगले की मांग करते हुए 20 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रोते गिड़गिड़ाते हुए अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राजधानी में एक आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार से उसका रुख स्पष्ट करने और इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 26 नवंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। रोते बिलखते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में घर नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए। सरकारी आवास की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके लिए बाकी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों का हवाला भी दिया गया है। हालांकि अब देखना है कि केंद्र सरकार हाई कोर्ट में क्या जवाब देती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमला बीजेपी ने करवाया है। पार्टी ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री पर उस समय हमला किया गया जब वो विकासपुरी में पदयात्रा निकाल रहे थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि
क्या केजरीवाल इसके बाद अपना शीश महल भी खाली करेंगे? फिर उन्होंने 4 अक्टूबर को अपना शीश महल खाली कर दिया। वर्तमान में केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल की नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास फिरोज शाह के रोड बंगला नंबर 5 में रह रहे हैं। वहीं जिस बंगले में केजरीवाल रह रहे थे उसमें अब मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना शिफ्ट हो गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।